वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान बाई अरुण सर। आज मैंने अंग्रेजी ग्रामर का एक नया टॉपिक लिया है जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। छात्रों, यह चैप्टर 9th से लेकर के इंटरमीडिएट तक हर कक्षाओं में पाया जाता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको ध्यान से जब आप पढ़ोगे तो मैं आशा करता हूँ आपको यह अवश्य ही समझ में आएगा। चलिए देखिएगा, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी बोलते हैं कृतवाच्य। दूसरा है पैसिव वॉइस, जिसे बोलते हैं कर्मवाच्य। क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। विचार है कर्मवाच्य। लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते कि कृतवाच्य क्या होता है और कर्मवाच्य क्या होता है। उसका मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। नोट मैंने लिखा है, यदि वर्ब से पहले सब्जेक्ट हो तो एक्टिव वॉइस होता है, और यदि वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस होता है। कैसे, ये भी देखो। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में मैं बता दूं कि रामू रीड्स आ बुक। रामू यहाँ पर सब्जेक्ट है, रीड्स ये जो वर्ब है, और आ बुक ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, ये जो वर्ब है इसके पहले क्या आ रहा है? सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला। यानी पुस्तक को पढ़ने वाला कौन है? रामू। तो जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है, करता है, काम करने वाला है। और इसके द्वारा जो काम किया जा रहा है, ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? आबू। क्या है? आबू। यानी वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस। ये क्या है? एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस देखिएगा, यह पर मैं एक और बता रहा हूँ। सी सिंग्स आ सॉन्ग। ठीक है, तो सिंग्स माने गाना। अच्छा, कौन गाता है इससे पूछा जाए, ये तो वर्ब है। वर्ब से पहले हमारा आया हुआ सब्जेक्ट। भाई गाता कौन है? सी। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट है। वर्ब पहले सब्जेक्ट आया तो एक्टिव वॉइस है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, यदि इसके पहले ऑब्जेक्ट आ जाए, यानी आसान पहले आया होता तो हमारा हो जाता पैसिव वॉइस। तो आपने सीखा इन दोनों वाक्यों के माध्यम से कि वर्ब से पहले आया है सब्जेक्ट तो एक्टिव वॉइस है, और वर्ब के यदि पहले आ जाए ऑब्जेक्ट तो होगा पैसिव वॉइस। मैं इनको पहले साफ कर लूँ, फिर मैं पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल बताता हूँ। 3 छात्रों, मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपके समझाने के लिए लिख लिए हैं। आप देखिएगा, इसमें थोड़ा डिफरेंट हमने लिखा क्या कि आ बुक इज गिवन बाय हिम। अच्छा, गिवन आ गया है, मेन वर्ब है, इसके पहले ऑब्जेक्ट आया है आ बुक। हमने कहा कि वर्ब से पहले यदि ऑब्जेक्ट आ रहा है तो पैसिव वॉइस है। तो ये हमारा ये जो पहला वाक्य है ये पैसिव वॉइस का है। दूसरा वाक्य कह रहा है क्रिकेट इज प्लेड बाय रामू। अगर मैं दूसरे वाक्य में कहूँ कि मेन वर्ब क्या है तो आप बताएंगे कि यहाँ पर जो प्लेड लिखा हुआ है ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से पहले आ रहा भाई क्या खेला उसने, खेला लिखेंगे तो क्या मिलेगा? क्रिकेट। यानी वर्ब से पहले क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये पैसिव वॉइस। ये क्या? पैसिव वॉइस। या फिर आपकी सुविधा के लिए मैं एक और नियम बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी सा नियम बता रहा हूँ, साधारण सा नियम बता रहा हूँ। यदि आपने उसको सही से सीख लिया तो आप पैसिव पहचानना सीख पाएंगे। पहले मैं इसको साफ कर दूँ। 3 सुविधा के लिए मैंने लिखा है कि यदि किसी भी अंग्रेजी वाक्य में इज, एम, आर
वाज वर विल बी शैल बी के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ये बिल्कुल अच्छी तरह सीख लें। यदि आप अंग्रेजी के वाक्यों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाक्यों को पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन सा एक्टिव वॉइस है कौन सा पैसिव वॉइस है, तो याद रखिएगा इज, एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। देखिए छात्रों, मैंने नियम एक दिया है, यदि आपने इस नियम का पालन किया तो आप एक्टिव से पैसिव वॉइस आसानी से वाक्यों को कन्वर्ट कर लेंगे। पहला काम क्या करना है, टेंस को पहचानना है। कैसे? यानी कोई भी अंग्रेजी वाक्य यदि लिखा हुआ है तो हमें ये पहचानना है कि किस भाग का है, यानी प्रेजेंट के किस भाग का है या पास्ट के किस भाग का है या फ्यूचर के किस भाग का है। पहला काम टेंस को पहचानना है। दूसरा काम क्या करना है, कर्म निकालना है। क्या करना है? कर्म निकालना है। तो कर्म निकालने का तरीका मैंने एक हेडिंग दी है कि कर्म निकालने का तरीका। कर्म को कैसे निकाला जाए, मैं जो छात्रों पढ़ा रहा हूँ एक रफ रजिस्टर लेकर के इसको नोट भी करते जाइएगा ताकि आपकी जो पढ़ाई है अंग्रेजी संबंधित और भी मजबूत हो। क्या? वर्ब से पहले क्या या किसे लगाना है, यानी पहले तो आपको सेंटेंस पढ़ लेना है, फिर देखना कि इसमें वर्ब क्या है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब देखिए इस सेंटेंस में कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डू, डज, इज, एम आर, विल, शैल, डिड, कैन, कुड, कोई भी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो आप तो जानते हैं कि जिस अंग्रेजी वाक्य में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, दो में से एक है। दो में से एक कौन सा? या तो प्रेजेंट इनविटेंस का अफर्मेटिव या फिर पास्ट इनविटेंस का अफर्मेटिव। आई प्ले, प्ले ये वर्ब है। दूसरा है शी टीचर्स, ये भी वर्ब है। अब क्रिया से पहले मैं पूछूंगा क्या ला, प्ले माने खेलना, इससे पूछो क्या खेलना, तो हमें दूसरा शब्द मिलता है भाई, क्या खेलना? क्रिकेट खेलना। तो जो हमें दूसरा शब्द मिलता है वाक्य में वही हमारा होता है ऑब्जेक्ट, वही हमारा होता है कर्म। छात्रों समझ रहे हो? यानी पुनः फिर देखो कि वर्ब से पहले हमने लगाया क्या, और क्या लगाने से हमें मालूम पड़ा कि प्ले माने खेलना, क्या खेलना? क्रिकेट, यानी इसका पैसेज बनेगा। आइए दूसरे सेंटेंस की ओर देखते हैं। लिखा हुआ है टीचर्स, क्रिया में एस या एस लगा हुआ है। ये तो बिल्कुल आसानी सी बात है कि जिन क्रियाओं के अंत में एस या एस लगता है वो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिटेंस। क्लियर है? अब हम निकालते हैं कर्म। तो टीच माने पढ़ाना, किसे पढ़ाना? तो मुझे मिला मुझे, मी माने मुझे, ये मिल गया कर्म। आशा करता हूँ छात्रों कि ये जो मैंने अभी बताया है कि पहले तो टेंस पहचानना है, फिर कर्म निकालना है। कर्म निकालने का मैंने तरीका भी बताया है। यदि आप इसको आराम से देखोगे, वीडियो को जूम करके देखोगे तो समझ में आएगा। चलिए आगे देखिएगा। मैंने नोट हेडिंग डाली है और उसमें लिखा है एक महत्वपूर्ण नियम। क्या? इसमें लिखा है कि एक्टिव वॉइस टेंस के 12 भागों में पाया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्टिव वॉइस टेंस के 12 भागों में पाया जाता है, लेकिन जो पैसिव वॉइस है केवल 8 भागों में ही पाया जाता है। 8 भाग मैंने यहाँ पर लिखे भी हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो होता है प्रेजेंट का उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस
नहीं बनता है। आगे फ्यूचर के दो भाग कौन कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। केवल पैसिव वॉइस इन 8 भागों में ही बनता है। आइए पैसिव वॉइस कुछ और नियम देखते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम देखिए क्या है नियम। पहले आता है कर्म, इसके बाद सहायक क्रिया, इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, इसके बाद अन्य शब्द, इसके बाद बाई और अंत में कर्ता यानी सब्जेक्ट लिख देते हैं। अगर इसको अंग्रेजी भाषा में कहें तो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बाई और सब्जेक्ट। इससे संबंधित हमने 2 नियम महत्वपूर्ण लिखे हैं, इनको भी ध्यान से देखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। क्या है? कह रहा कि जितने भी इंडेफिनिट या परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस हैं, यानी हमने जो लिखवाए थे 8, आपने पहले देखा है कि 8 हमने लिखवाए थे कि पैसिव वॉइस इन 8 में जो बनता है उनका पैसिव वॉइस एक टेंस आगे की सहायक क्रिया के अनुसार बनता है। यानी यदि कोई इंडेफिनिट है और उसका पैसिव बनाना तो एक टेंस आगे की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अच्छा, या फिर कोई परफेक्ट टेंस है और उसका पैसिव बनाना हो तो एक टेंस आगे की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ये नियम तो ये कह रहा है। आगे कह रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस जो है वो आगे नहीं बढ़ता है। कंटिन्यूअस टेंस आगे नहीं बढ़ता है, केवल बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं। आइए कुछ और नियम देखिएगा। देखिए मैंने लिख लिया कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं तो उसका चेंजमेंट कैसे करते हैं। देखिए यानी ही जब ऑब्जेक्ट में जाएगा, ये तो सब्जेक्ट का स्थान है, ये ऑब्जेक्ट का स्थान है। ही जब जाएगा ऑब्जेक्ट तो क्या बनेगा? हिम। सी जाएगा तो क्या बनेगा? हर। इट बनेगा इट, आई बनेगा मी, वी बनेगा अस, यू बनेगा यू, दे बनेगा देम। छात्रों मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब देखिए इनको पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला सेंटेंस है सी कुक्स फूड। मैंने इसके पहले लिखा था कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। पहले उस टेंस को पहचानो। सी कुक्स क्रिया के अंत में यस या यस लगा हुआ है। कौन सा टेंस है? तो मालूम पड़ गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमने लिखवाया कि 8 भागों में से जितने भी इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस हैं उनका पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो एक टेंस आगे की सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं। चलिए हमने टेंस पहचान लिया है। अब पहुंचते हैं वर्ब के पास। वर्ब क्या है? कुक्स। कुक माने पकाना है। अब निकालना हमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म निकालना है। तो इससे पूछो जो हमने सिखाया था क्या पकाना। क्या पकाना? फूड, भोजन। ये हमारा मिल गया ऑब्जेक्ट। क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट, कर्म मिल गया। ये हमारा क्या है? ये हमारा कर्ता है यानी सब्जेक्ट है। और ये क्या है? ये हमारी क्रिया है। जो मैंने अभी नियम लिखा था कि कर्म प्लस सहायक क्रिया प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस अन्य शब्द प्लस बाई प्लस कर्ता, उसी नियम का प्रयोग करके इस वाक्य को बनाते हैं। तो शुरुआत ऑब्जेक्ट यानी कर्म से होती है। इसमें कर्म क्या है बेटा? फूड। अच्छा, तो किसी भी वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल से यहाँ पर लिख देंगे फूड, एफ फूड। अब यहाँ पर सहायक क्रिया आनी चाहिए, तो एक टेंस आगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो एक टेंस आगे होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर।
तो फूड के अनुसार यहाँ पर क्या आना चाहिए, इज। क्या लगाएंगे, इज। फूड इज। वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड। जितने भी पैसेज होते हैं सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, ये बिल्कुल कंठस्थ रखें सभी लोग। फूड इज कुक्ड, अन्य शब्द कुछ है ही नहीं, हमने बाय का प्रयोग किया। सी जाएगा ऑब्जेक्ट में, अभी हमने लिखवाया था सी जाएगा ऑब्जेक्ट, तो सी क्या बनेगा देखिएगा, तो क्या बनेगा, हाँ फुल स्टॉप लगा दो। इसलिए मैं कहता हूँ छात्रों की नोट कर लिया करो, यदि आप नोट्स बनाएंगे तो समझते चले जाओगे, आप भी बना लोगे। आइए देखते हैं दूसरे सेंटेंस को। यू प्ले हॉकी, यू प्ले हॉकी। अच्छा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है, ना तो क्रिया में एस या एस लगा हुआ है। क्लियर हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए अब निकालते हैं ऑब्जेक्ट, कर्म निकालते हैं। तो क्रिया के पास पहुंचे, प्ले माने खेलना। इससे पूछो क्या खेलना, तो मिला मुझे हॉकी। क्या खेलना, हॉकी। तो ये हमारा मिल गया ऑब्जेक्ट कर्म। कर्म ही तो आगे आता पैसिव वॉइस में, तो इसको ले जाते यहाँ पर, तो हो गया हमारा क्या, हॉकी। कर्म प्लस आय क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या, एक टेंस आगे की, एक टेंस आगे हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो हॉकी आंसर क्या आना चाहिए, इज। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, यू के अनुसार आर लगाते हैं, ये गलत काम नहीं करना है, बहुत सोच समझ बनाना है। तो हॉकी इज। थर्ड फॉर्म प्लेट, हॉकी इज प्लेट। अन्य शब्द कोई है नहीं, हमने बाय का प्रयोग किया। यू आएगा ऑब्जेक्ट में, तो यू क्या बनेगा, बोलिएगा, यू क्या बनेगा, यू ही रहता है ऐसे। पहला सेंटेंस हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है, तीसरा हमारा ये है। ये कह रहा है रामू डज नॉट प्ले प्लक। प्लक लिखा है, रामू डज नॉट प्लक द फ्लावर। डज, अरे जहां पर सहायक क्रिया मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, तो वहां तो पहचानने कोई ज्यादा बड़ी समस्या होती ही नहीं है। डज से मालूम पड़ता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। इसकी वर्ब क्या है बेटा, प्लक। प्लक माने तोड़ना, प्लक माने तोड़ना। इससे पूछो क्या तोड़ना, हमने बताया था कर्म निकालने का तरीका। वर्ब से पहले क्या किससे, तो प्लक माने तोड़ना। क्या तोड़ना, द फ्लावर। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी क्रिया से पहले क्या किसे ले आएंगे, जो मिलेगा हमारा ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, तो यहाँ पर हमने क्या रखा, द फ्लावर। अब सहायक क्रिया, एक टेंस आगे एक टेंस आगे हमारा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्लावर का अनुसार क्या आएंगे, इज। जहां पर नॉट आए, यानी सहायक क्रिया के बाद नॉट आए, तो यहाँ भी नॉट लगा देंगे, नॉट। द फ्लावर इज नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्लग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लग। PLUCK इंडे, प्लग्ड। बाय का प्रयोग किया, रामू किसी का नाम है, तो नाम तो नाम ही रहेगा, हमने कर दिया रामू। फुल स्टॉप लगा दिया। अब मैं कुछ सेंटेंस आपको एज अ होमवर्क करने के लिए देता हूं, देखिएगा। तो छात्रों, मैं आपको थोड़ा होमवर्क टाइप का दे रहा हूँ। 3 सेंटेंस मैं आपको बनाने के लिए दे रहा हूँ। पहला है ही ईट्स फूड, दूसरा है राधा सिंग्स अ सॉन्ग, और तीसरा है आई डू नॉट रीड माई बुक। आप इन तीनों सेंटेंसेस को पैसे में बदलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा चैनल कैसा पसंद आया। और मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ आया होगा। आप इनको बनाइएगा, कमेंट बॉक्स पर इनसे उत्तर दीजिएगा। यहीं से मैं अपनी कक्षा को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।